हेलो, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। आज हम प्रमुख राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो सभ्यता रहेगी वह है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता सबसे पहले हम देखें, ये जो कालीबंगा सभ्यता है ना, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का ये शब्द रहेगा। अगर हम देखें इस कालीबंगा की अर्थ क्या है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। सबसे पहले हमने देखा कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। ये भाषा कौन सी है? सिंधी भाषा। अगर हम इसका स्थान देखें कि कालीबंगा कौन सी स्थान पर है, तो ये हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में है। और हनुमानगढ़ में भी एक और सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता इसी में ही है। अब देखिए, ये प्रत्येक जो सभ्यता है ना, ये किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है, यह घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को ही हम सरस्वती नदी बोलते हैं। सरस्वती नदी बोलते हैं। इसी को ही हम द्वेषवती नदी बोलते हैं। और इसे ही हम मृत नदी भी बोलते हैं। मृत नदी। और इसका एक और नाम है नट नदी। बहुत सारे नाम है घग्गर नदी के: सरस्वती नदी, देशवती नदी और मृत नदी, नट नदी। अगर हम इसके समय की बात करें, तो इसका जो समय है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और यह समय कौन सी पद्धति से निकाला गया है? कार्बन डेटिंग पद्धति से। कार्बन पद्धति से। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ हैं। इसका स्थान कौन सी जगह पर है? कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में ही एक और सभ्यता है, कौन सी? पीलीबंगा सभ्यता। और यह कौन सी नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता? घग्गर नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, मृत नदी, नट नदी। इसका जो समय है वो कब से कब तक है? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। जो कि कौन सी पद्धति से निकाला गया है? कार्बन पद्धति से। देखिए, इसके बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी जो दी है ना, वो सर्वप्रथम जानकारी देने वाले हैं लुईस पी टेस्टिटोरी। लुईस पी टेस्टिटोरी ने सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी दी है। लुईस पी टेस्टिटोरी ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी कि कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर कुछ हो सकता है। कालीबंगा के इर्द गिर्द इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है, सिर्फ इन्होंने जानकारी दी थी। लेकिन इसमें प्रथम खोजकर्ता कौन थे? इसके प्रथम खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। और उन्होंने अमलानंद घोष ने खोज कब की? 1952 ईस्वी में। देखिए, जानकारी तो कौन दे रहा है? लुईस पी टेस्टिटोरी। लेकिन खोज कौन कर रहे हैं? अमलानंद घोष। कब की है? 1952 में। और इसका उत्खनन कार्य किन किन ने किया है? उत्खनन कार्य हुआ है इसका 1961 से लेकर 1969 तक। और उत्खनन कार्य करने वाले कौन कौन है? ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। बालकृष्ण थापर। देखिए, इसके उत्खनन 61 से लेकर 69 तक उत्खनन हुआ है। और ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर इसके दो उत्खननकर्ता हैं। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। और इसकी सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन है? लुईस पी टेस्टिटोरी। अब देखिए, कालीबंगा संग्रहालय का जो कालीबंगा संग्रहालय है ना, ये बना कब है? ये बना है 1985 से 86 ईस्वी में। यहाँ पर एक कालीबंगा में संग्रहालय बनाया गया, जो कि कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में।
हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा? कालीबंगा संग्रहालय। और कालीबंगा संग्रहालय बनाया कब गया? 1985-86 में। और किसके द्वारा बनाया गया था? राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया है। ये दो भागों में बटा हुआ है। कालीबंगा जो सभ्यता है दो भागों में बटी हुई है। और दोनों भाग कौन कौन से हैं? एक हम बोल सकते हैं दुर्गीकृत और एक बोल सकते हैं हम अदुर्गीकृत। कहीं तो दुर्ग हैं और कहीं दुर्ग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत। आगे देखें इसके कौन कौन से उपनाम हो जाएंगे। तो एक उपनाम है इसका कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता। आगे देखें नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता। और देखें आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। एक और सभ्यता थी इसकी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ऐतिहासिक सभ्यता। देखिए सर्वप्रथम जानकारी कौन दे रहा है? लुईस पी टेस्टिटोरी। खोज कौन कर रहा है? अमलानंद घोष। उत्खननकर्ता कौन है? 1971 से 1961 से 1969 तक ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। और कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? 1985 से 1986 तक। कहाँ पर हुई है? हनुमानगढ़ में। और किसके द्वारा हुई है? राजस्थान सरकार के द्वारा। ये कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में, दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं इसे। कौन सी सभ्यता बोलते हैं? नगरीय सभ्यता। और यह कौन सी उपनाम है? कांस्ययुगीन, नगरीय और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आगे देखें इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है। अच्छा, एक 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 शब्द और याद रख सकते हैं हम कि जो दशरथ इतिहासकार दशरथ शर्मा है उन्होंने बोला है कि यह सिंधु घाटी की तीसरी सभ्यता है। सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी, सभ्यता नहीं राजधानी बोला है। सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा। ये कौन बोलने वाले हैं? दशरथ शर्मा। आगे देखें इसकी विशेषताएं कैसी हैं। विशेषताएं में आएंगे इसकी सड़कें जो हैं समकोण पर काटती हैं। सड़कें कैसे काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। यहाँ पर जो भवन है मिट्टी के बने हुए भवन है। मिट्टी के भवन मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ पर? यहाँ पर जो सड़कें समकोण पर काट रही हैं तो इनको नाम दिया गया है। यहाँ पर एक पद्धति बनाई गई, पद्धति का नाम है जाल पद्धति। जाल पद्धति या फिर इसे ही बोल सकते हैं ग्रिक पद्धति। ग्रिक पद्धति बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि जो इसका विघटन है भूकंप से हुआ है। भूकंप के साक्ष्य मिले। यहाँ पर एक खेत में से दो फसलें मिली हैं और दोनों फसल बोने के प्रमाण मिले हैं। और वो फसल कौन कौन सी हैं? गेहूं व जौ। मतलब ये एक ही खेत से दो दो फसल मिल लेते थे, गेहूं व जौ फसल। अब विशेषताओं में हम देख रहे हैं सड़कें कैसी काट रही हैं समकोण पर। जब समकोण पर सड़क काट रही हैं तो इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? जाल पद्धति या ग्रिक पद्धति। भवन कैसे मिले हैं? मिट्टियों के। यहाँ पर नालियाँ भी मिली हैं और नाली मिली हैं लकड़ी की। नाली कैसी मिली है? नाली मिली है लकड़ी की। आगे देखें यहाँ पर खेत जो मिले हैं जुते हुए खेत मिले हैं। खेत कैसे मिले हैं? जुते हुए। जुते हुए खेत मिले हैं। आगे देखें यहाँ पर जो अग्नि वेदिकाएं या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं यज्ञ कुंड। यज्ञ कुंड ये मिले हैं हमको 7। यहाँ से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? 7। खेत कैसे मिले हैं? जुते हुए। एक साथ दो फसलों के प्रमाण मिले हैं। दोनों फसल कौन कौन सी? गेहूं व जौ। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और नाली कैसी मिली है? लकड़ी की। सड़कें कैसी काट रही हैं? समकोण पर। जब सड़कें समकोण पर काट रही हैं तो फिर कौन सी पद्धति हो गई? जाल पद्धति व ग्रिक पद्धति। यहाँ पर प्रथा कौन सी प्रचलित थी? यहाँ पर बलि प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर प्रथा कौन सी थी? बलि। मतलब बलि प्रथा में ये विश्वास रखते थे यहाँ का जो प्रिय जानवर है वो कुत्ता माना गया है।
कुत्ता माना गया है। प्रिय जानवर कौन सा है? कुत्ता। ये और कौन कौन से जानवर से परिचित थे कालीबंगा सभ्यता के लोग? तो ये ऊँट को भी जानते थे, भेड़ को भी, बकरी को भी। तो और कौन कौन से परिचित हैं? ऊँट, भेड़ व बकरी, तीनों से ये परिचित हैं। ऊँट से भी परिचित हैं, भेड़ से भी परिचित हैं, बकरी से भी परिचित हैं। इनका प्रिय जानवर कौन सा है? कुत्ता। इनकी प्रथा कौन सी है? बलि प्रथा। यहाँ पर एक चिन्ह मिलता है, और चिन्ह किसका है? स्वास्तिक का। मतलब इस तरह का एक चिन्ह मिलता है, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। आगे देखें, इसके समकालीन और कौन कौन सी सभ्यता है? तो इसके समकालीन एक मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता क्यों मानी जाती है? क्योंकि जिस तरह से मेसोपोटामिया में बेलनाकार बर्तन मिले हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी बेलनाकार बर्तन मिले थे। बेलनाकार बर्तन, तो बेलनाकार बर्तन की वजह से किसके समकालीन माना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन माना जाता है। किसे? कालीबंगा सभ्यता को। यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। और शल्य चिकित्सा के प्रमाण कैसे मिले हैं? कि एक खोपड़ी है और उस खोपड़ी में कितने छेद हैं? एक खोपड़ी है और उस खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। मतलब किससे परिचित हैं? शल्य चिकित्सा से परिचित हैं। शल्य चिकित्सा से परिचित हैं। देखिए यहाँ पर एक सिक्का मिला है, और सिक्के पर एक तरफ तो किसी देवी का देवी है, एक तरफ तो कोई देवी है, और दूसरी तरफ चीता का चिन्ह बना हुआ है। चीता जानवर। जब यहाँ पर अगर ये देवी आ गई, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर कैसा परिवार था? मात्र सत्रात्मक परिवार हुआ होगा। मात्र सत्रात्मक परिवार होगा। देखिए यहाँ पे जो पंडित जी थे ना, उनका प्रमुख महत्व बताया गया है। पुरोहित का प्रमुख स्थान था, पुरोहित का प्रमुख स्थान था। और इनके जो व्यापारिक संबंध थे ना, वो मध्य एशिया से बताए गए हैं। मध्य एशिया से इनके व्यापारिक संबंध बताए गए हैं। आगे देखें, यहाँ पर किन किन चीज़ों के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये भी देखना है। तो यहाँ पर हमें कोई भी मूर्ति नहीं मिली है, ना ही हमें यहाँ पर देवी देवताओं की पूजन मिले हैं। देवी देवता के पूजन, देवी देवताओं के पूजन या चित्रांकन मूर्ति कोई भी नहीं मिली है, नहीं मिले हैं। देखिए एक वैज्ञानिक है के यू आर कैनेडी के अनुसार जो है कि इसका पतन किसी रोग से हुआ है। ये क्या बताते हैं? कि इनका जो पतन है किसी रोग से हुआ है, और रोग कैसा? संक्रामक। कालीबंगा सभ्यता का जो पतन है वो संक्रामक रोग की वजह से हुआ है। लेकिन अन्य इतिहासकार सभी बताते हैं कि इसका जो पतन है ना, अन्य इतिहासकार क्या बताते हैं कि इसका जो पतन है ना, प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है। किससे हुआ है? प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है। देखिए हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी है। कालीबंगा सभ्यता का एक बार रिवीजन करें। तो कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ क्या है? अ, काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। यह कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। स्थान कौन सा है? आप बताएंगे स्थान। तो हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में एक और सभ्यता है, कौन सी? पीलीबंगा सभ्यता। नदी कौन सी है? गग्गन नदी, सरस्वती नदी, द्विस्वती नदी, मृत नदी, या फिर नट नदी बोलेंगे। इसका समय क्या रहा होगा? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहा है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन है? लुइस पी टेस्टी तोरी ने इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी। और इसके सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष ने इसकी सर्वप्रथम खोज की है। कब की है? 1952 ईस्वी में। इसके उत्खननकर्ता कौन है? 1961 से 69 तक ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। कालीबंगा जो संग्रहालय बना हुआ है, इस संग्रहालय को किसने बनाया था? राजस्थान सरकार ने बनाया था। कब बनाया था? 85 से 86। और कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। यह जो सभ्यता है दो भागों में है, दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत।
इसके उपनाम क्या क्या हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, और सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी बताने वाले कौन है? दशरथ शर्मा है। प्रमुख विशेषताएं देखें, यहाँ पर जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं। पद्धति बन रही है, कौन सी पद्धति बन रही है? जाल पद्धति या फिर ग्रिड पद्धति। यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो नाली हैं वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। यहाँ पर एक साथ दो फसल होती थी, और दोनों फसल कौन कौन सी हैं बताओ? गेहूं व जौ। यहाँ पर खेत कैसे मिले हैं? जुते हुए खेत मिले हैं। यहाँ पर 7 अग्निवेदिकाएं या कुंड मिले हैं। यहाँ पर एक प्रथा प्रचलित थी, कौन सी प्रथा थी वो बताएंगे? बलि प्रथा थी। यहाँ का प्रिय जानवर कुत्ता कौन सा? प्रिय जानवर कौन सा है? कुत्ता। जानवर से और कौन कौन से जानवरों से ये परिचित थे? ऊंट से परिचित थे, भेड़ से परिचित थे, बकरी से परिचित थे। यहाँ पर कौन सा चिन्ह मिला है? तो यहाँ पर चिन्ह जो मिला है वो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। ये सभ्यता किसके समकालीन मानी जा रही है? मेसोपोटामिया के समकालीन मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मेसोपोटामिया में भी बेलनाकार बर्तन मिले हैं, उसी प्रकार कालीबंगा सभ्यता में भी मिले हैं। यहाँ पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण कैसे मिले हैं? कि खोपड़ी है और उस खोपड़ी में कितने छेद हैं? 6 छेद हैं। सिक्का मिला है, एक तरफ सिक्का पर किसी देवी का चित्र है और दूसरी तरफ चीता का चित्र है। मतलब देवी के चित्र से हम यह बता सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवार रहा होगा वो कैसा रहा होगा? मात्र सत्रात्मक परिवार रहा होगा। यहाँ पर प्रमुख स्थान पंडित जी का है, यानी कि पुरोहित का है। और यहाँ पर जो व्यापारिक संबंध है, इनके व्यापारिक संबंध मध्य एशिया से बताए गए हैं। यहाँ पर किस चीज़ के प्रमाण नहीं मिले हैं? मूर्ति पूजा के कोई प्रमाण नहीं है, देवी देवताओं के पूजन के कोई भी प्रमाण नहीं है। अब एक वैज्ञानिक है कैनेडी, KUR कैनेडी के अनुसार इनका जो पतन है संक्रामक रोग की वजह से हुआ है, लेकिन और इतिहासकार बताते हैं कि इनका जो पतन है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुआ है। बताइए कैसी भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। और अर्थ क्या था? काले रंग की चूड़ियाँ। अर्थ क्या रहा होगा इसका? काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद में हमने क्या देखा? स्थान कहाँ पर है? स्थान है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। उसके बाद में हमने देखा नदी कौन सी है? तो नदी है घग्गर नदी। उसके बाद में हमने इसका काल देखा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब 2350 से 1700 ईसा पूर्व। इसकी सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? लुईस पी टेस्टी तोरी। लुईस पी टेस्टी तोरी ने सर्वप्रथम जानकारी दी। और सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन है? अमलानंद घोष। और अमलानंद घोष ने कब की? 1952 ईस्वी में। और उसके बाद में हम देखें उत्खननकर्ता कौन कौन है? BB लाल और BK थापर। कब की है? 1961 से 1969। और 1985 ईस्वी में यहाँ पर क्या बनाया गया है? कालीबंगा संग्रहालय। कालीबंगा संग्रहालय बनाया गया है। अगर हम इसके देखें कितने भागों में बटाया हुआ है, तो दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत 2 भागों में बटा हुआ है। उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम है नगरीय सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, और एक सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी को बताने वाले कौन है? दशरथ शर्मा। इसकी जो सड़कें हैं वो कैसे काट रही हैं? समकोण पर। यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के। और क्या मिला है? जुते हुए खेत। जुते हुए खेत। नाली कैसी मिली है? लकड़ी की नाली मिली है। यहाँ पर जो भोजन सामग्री है यानी फसल कैसी मिली है? 2। कौन कौन सी? गेहूं व जौ। और क्या मिला है? यहाँ से 7 यज्ञ कुंड मिले हैं, या फिर अग्नि वेदिकाएं जिसको हम बोल रहे हैं। और यहाँ का जो प्रिय जानवर है वो कौन सा है? कुत्ता। प्रिय जानवर कौन सा है? कुत्ता। यहाँ से एक चिन्ह मिला है, किसका चिन्ह मिला है? स्वास्तिक का। बेलनाकार बर्तन मिले हैं, और जब बेलनाकार बर्तन मिल रहे हैं तो ये किसके समकालीन मानी जा रही है? तो ये सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन मानी जा रही है। मेसोपोटामिया के समकालीन मानी जा रही है। यहाँ पर एक ही खोपड़ी में कितने छेद मिले हैं? 6 छेद मिले हैं।
और छेदों से हम क्या बता सकते हैं कि कौन सी है, शल्य चिकित्सा से संबंधित है, मतलब ये शल्य चिकित्सा से परिचित थे। यहाँ पर प्रमुख स्थान किसका बताया गया है, पुरोहित का, मतलब पंडित जी का यहाँ पर कैसा प्रमुख स्थान है। इनके संबंध किससे थे, मध्य एशिया से इनके संबंध बताए गए हैं, व्यापारिक संबंध। मध्य एशिया से कैसे संबंध है, व्यापारिक संबंध थे। एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका क्या नाम था, KUR कैनेडी। KUR कैनेडी ने बोला है कि इनका जो पतन है ना वो रोग से हुआ है, और कैसा रोग है, संक्रामक रोग से। और लेकिन और अन्य इतिहासकार बता रहे हैं कि इसका जो पतन है किस प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है, प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे आर्य सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है, आहड़ सभ्यता। जिस तरह से कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उसी तरह आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। तो यह कौन सी नदी के किनारे है, ये आयड़ नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे, या फिर बेड़च नदी के किनारे, या फिर एक और नदी हम बोल सकते हैं बनास नदी, बनास नदी, क्योंकि आयड़, बेड़च और बनास ये तीनों एक ही के नाम है। यह इस सभ्यता में कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, किसके अवशेष मिले हैं, तो इसमें ताम्रयुगीन सभ्यता के, ताम्रयुगीन व लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, व लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। देखिए कौन कौन सी के अवशेष मिले हैं, ताम्रयुगीन व लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, ताम्रवती नगरी, आहड़ के पुराने नाम है, आहाटपुर, आगाटपुर और आगाट दुर्ग, आगाट दुर्ग। देखिए, और अगर इसके उपनाम की बात करें तो बनास नदी है, तो बनास सभ्यता भी बोल सकते हैं, बनास सभ्यता भी बोल सकते हैं इसको हम, बनास संस्कृति भी बोल सकते हैं, बनास संस्कृति भी बोल सकते हैं। और बनास संस्कृति बोलने वाले वैज्ञानिक थे धीरजलाल सांकलिया। धीरजलाल सांकलिया ने क्या बोला था इनको, बनास संस्कृति, धीरजलाल सांकलिया। हम यहाँ पर इसे मृतकों का टीला भी बोल सकते हैं, मृतकों का टीला। क्या क्या उपनाम है, बनास सभ्यता, बनास संस्कृति और मृतकों का टीला। इसके प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, आगाट दुर्ग। कौन सी सभ्यता से संबंधित है, ताम्रयुगीन व लोहयुगीन सभ्यताओं से संबंधित है। नदी कौन सी है, आयड़ नदी, बेड़च नदी, बनास नदी। और कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। सभ्यता कैसी है, ग्रामीण। अब देखें इसका उत्खनन कार्य, उत्खनन कैसा हुआ है। तो इसका सर्वप्रथम जो उत्खनन किया है, सर्वप्रथम उत्खनन करने वाले हैं पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। और पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में, कब, 1953 ईस्वी में इसका खनन किया था। उसके बाद में एक धूलकोट स्थान है, और धूलकोट का उत्खनन किसने किया है, स्पेशल स्थान है, जो कि वहाँ का एक टीला था, उसका उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और ये कब किया था, 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने किसका खनन किया है, धूलकोट का, जो कि वहाँ का कैसा टीला है, एक स्थानीय टीला है। उसके बाद में 61-62 में खनन करने वाले हैं VN मिश्रा व सांकलिया, VN मिश्रा व सांकलिया। इन्होंने कब किया है, 1961 से 62 तक। और राजस्थान की तरफ से कौन, राजस्थान सरकार की तरफ से कौन गया था इनके साथ में, विजय कुमार व PC चक्रवर्ती, विजय कुमार
व पीसी चक्रवर्ती। देखिए उत्खनन कार्य में सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया है? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब किया है? 1953 ईस्वी को। तो मतलब सबसे पहले जब उत्खनन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आर्य सभ्यता को उत्खनन करने का श्रेय किसको जाएगा? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को। उसके बाद में उत्खनन किया है रतन चंद्र अग्रवाल ने। और रतन चंद्र अग्रवाल ने कब किया है? 1954 ईस्वी को। किसका उत्खनन किया है? धूलकोट का। धूलकोट क्या है? स्थानीय टीला है। स्थानीय टीला धूलकोट को उत्खनन करने वाले कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। और पूरी आर्य सभ्यता का उत्खनन हुआ है 1961 से 62। और तब उत्खननकर्ता कौन है? वीएन मिश्रा व सांकलिया। वीएन मिश्रा व सांकलिया। और राजस्थान की तरफ से जाने वाले कौन है? विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती। कौन गए हैं राजस्थान की ओर से? विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती। हम एक बात और याद रख सकते हैं, ये पेपर में आया था कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान कौन सा? दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र। प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? आहड़। आहड़ है। देखिए हमें इसमें याद क्या रखना है? सर्वप्रथम उत्खनन कार्य करने वाले कौन है? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। कब किया है? 1953 ईस्वी में। उसके बाद में 1954 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल आए हैं जिन्होंने किसका उत्खनन किया है? धूलकोट का। धूलकोट क्या है? वहाँ आड़ का एक स्थानीय टीला है। उसके बाद में सन 1961-62 में दो लोग आए हैं। कौन कौन से? वीएन मिश्रा व सांकलिया। कौन कौन से? वीएन मिश्रा व सांकलिया। और राजस्थान की तरफ से कौन कौन थे? विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती। राजस्थान की तरफ से कौन कौन थे? विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र किसे बताया गया है? आहड़। किसे बताया गया है? आहड़ को। आगे देखिए यहाँ की प्रमुख विशेषताएं को देखें तो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसे समझेंगे। सबसे पहले हम देखें कि जो इसका उत्खनन है ना वो 3 चरणों में हुआ है। प्रथम स्तर में, द्वितीय स्तर में और तृतीय स्तर में। तो प्रथम स्तर में क्या क्या मिले हैं फिर हम देखेंगे, द्वितीय स्तर में क्या क्या मिला है फिर हम देखेंगे, तृतीय स्तर में क्या क्या मिला है। तो सबसे प्रथम स्तर में मिले थे यहाँ पर स्टफिक पत्थर। क्या मिला है? स्टफिक पत्थर। स्टफिक पत्थर मिला है जो कि किस काम आ रहा है? औजार बनाने के काम आता था। औजार बनाने के काम के औजार बनाए जा रहे हैं। द्वितीय चरण में देखें तो यहाँ पर लोह मिला है, कांस्य मिला है और तांबे मिले हैं। लोहा, कांस्य व तांबा मिला है। तांबे के उपकरण मिले हैं। किस किस के उपकरण मिले? लोहे के उपकरण, कांस्य के उपकरण और तांबे के उपकरण मिले हैं। कहाँ से? द्वितीय स्तर से। तीसरा स्तर देखें, तीसरे स्तर में यहाँ से मृद भांड मिले हैं। मृद भांड मिले हैं। और तीसरे स्तर में भी लोहा प्राप्त हुआ है। इसमें भी क्या? लोहा प्राप्त हुआ था। देखिए 3 स्तर में खुदाई हुई है। प्रथम स्तर में स्टफिक पत्थर मिले हैं। स्टफिक पत्थर किसका उपयोग किया जा रहा है? औजार बनाने में काम आ रहा है। द्वितीय स्तर में लोहा भी मिला है, कांस्य भी मिला है, तांबे के उपकरण मिले हैं। तीसरे स्तर में मृदवाड़ मिले हैं जो कि लोहा भी मिला है यहाँ से। अब देखें आगे कि यहाँ पे जो मकान है ना, मकान आयताकार मिले। कैसे मकान मिले? एकमात्र ऐसी है सभ्यता जिसमें आयताकार मकान मिले। आयताकार मकान मिले और सभी आयताकार जो मकान है ना कच्ची ईंटों से निर्मित है। कच्ची ईंट से निर्मित है। आयताकार मकान मिले हैं और सभी मकान जो है कच्ची ईंटों से निर्मित है। यहाँ पर भोजन जो व्यवस्था है वो सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। सामाजिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण किस तरह से मिले हैं कि यहाँ पर एक घर में एक से अधिक चूल्हा मिला है। एक घर में एक से अधिक चूल्हे चूल्हे और अधिकतम 6 चूल्हे मिले हैं।
अधिकतम 6 चूल्हे मिले हैं। कहाँ से? और एक चूल्हे पर हथेली के निशान मिले हैं। चूल्हे पर हथेली के निशान मिले हैं। देखिए मकान किस तरह का मिला है, आयताकार मकान मिला है जो कि कच्ची ईंटों से निर्मित है। यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था है वो एक घर में एक से अधिक चूल्हा मिला है। अधिकतम कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे। और एक चूल्हे पर हथेली के भी निशान मिले हैं। यहाँ पर एक शब्द है गोरेवा कोठे। गोरेवा कोठे किसके लिए है? कि अनाज को बनने के लिए जो मृदवान स्थानीय भाषा में जिनको गोरेवा कोठे कहा जाता है। अनाज बनने के मृदवान, अनाज बनने के मृदभांड जिनको क्या कहा जाता है? गोरे व कोठे। और ये किस रंग के मिले हैं? लाल व काले रंग के। किस रंग के मिले हैं? लाल व काले रंग के क्या मिले हैं? गोरे व कोठे। यहाँ से यूनानी मुद्रा व मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। क्या क्या? यूनानी मुद्रा। अच्छा, यूनानी मुद्रा कितनी प्राप्त हुई है? 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। देखिए मकान कैसे हैं? आयताकार मकान है, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सभ्यता है जिसमें आयताकार मकान मिलेंगे। सामूहिक भोजन व्यवस्था कैसी है? एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। अधिकतम कितने चूल्हे मिले हैं? 6। यहाँ पर गोरेवा कोठे मिले हैं, जिन्हें गोरेवा कोठे क्या है? कि अनाज बनने के मृदवान मिले हैं जो कैसे रंग के हैं? लाल व काले रंग के हैं। यहाँ से यूनानी मुद्रा भी मिली है। और यूनानी मुद्राएं किस तरह से मिली? यूनानी मुद्राएं कितनी मिली हैं? 6। और मोहरें मिली हैं कितनी? 4। मोहरें कितनी मिली हैं? सॉरी 3 मोहरें मिली हैं। आगे देखिए यहाँ का उद्योग क्या था। उद्योग के देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा उद्योग तांबे का था। तांबा का उद्योग था। मतलब यहाँ से क्या क्या मिला है? तांबे के उपकरण मिले हैं। तांबे के उपकरण मिले हैं और तांबे के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। तांबे के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। यहीं से तांबे के कुल्हाड़ी मिले हैं। तांबे क्या मिली है? कुल्हाड़ी। और यहाँ पर तांबे के गलाने की भट्टी भी मिली है। तांबे को गलाने की भट्टी मिली है। यहाँ पर किसका उद्योग है? तांबे का उद्योग है। तांबे के उपकरण मिले हैं, तांबे के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे को गलाने की भट्टी भी मिली है। तांबे को भी गलाने की भट्टी मिली है। तांबे से मतलब यहाँ पर तांबे का उद्योग रहा था। अधिकतर उपकरण किसके मिल रहे हैं? तांबे के। तांबे के अस्त्र शस्त्र, तांबे की कुल्हाड़ी, गलाने की भट्टी। हमने और पिछली स्लाइड में हमने कौन कौन से विशेषता देखी थी? सबसे पहले हमने देखा था मकान। मकान कैसे थे? आयताकार। आयताकार मकानों में ईंट ईंट कैसी थी? कच्ची ईंट। उसके बाद में हमने देखी भोजन व्यवस्था। भोजन व्यवस्था कैसी थी? सामूहिक भोजन व्यवस्था थी। एक घर में एक से अधिक चूल्हे थे। अधिकतम चूल्हे कितने मिले थे? 6। एक चूल्हे पर किसका निशान मिला था? हथेली का निशान मिला था। एक चूल्हे पर किसका निशान था? हथेली का निशान। उसके बाद में हमने क्या देखा था वहाँ पर? उस स्लाइड में हमने देखा कि गोरेवा कोठे। गोरेवा कोठे क्या बोल रहे हैं? अनाज के रखने के बने मृदवान थे जो स्थानीय भाषा में क्या कहलाते थे? गोरेवा कोठे। उसके बाद में हमने देखी यूनानी मुद्राएं। यूनानी मुद्रा मिलाई हैं कितनी? 6। और वहीं से कितनी मोहरें मिली हैं? 3 मोहरें मिली हैं। देखिए उद्योग अब यहाँ पे आ गए। उद्योग कौन सा? तांबे का। तांबे के उपकरण मिल रहे हैं, तांबे के अस्त्र शस्त्र मिल रहे हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिल रही है, तांबे को गलाने की भट्टी भी मिली है। अब देखें बैल की आकृति। तो यहाँ पर बैल की आकृति मिली है टेरिकोटा पद्धति में। कैसी पद्धति में? टेरिकोटा पद्धति में। टेरिकोटा पद्धति में बैल की आकृति मिली है। कौन सी पद्धति में मिली है? टेरिकोटा पद्धति में। यहाँ पे देखें जो अंतिम संस्कार था ना, ये मोस्ट क्वेश्चन है। ये
कई परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतिम संस्कार के साथ में आभूषण गाड़ते थे, आभूषण गाड़ते थे, जैसे सबके साथ में क्या आभूषण गाड़ते थे। और सिर उत्तर की तरफ, सिर किधर करते थे उत्तर की तरफ, और पैर किधर करते थे, पैर करते थे दक्षिण की तरफ। सिर किधर उत्तर और पैर किधर दक्षिण की तरफ। और अंतिम संस्कार के समय सबके साथ में क्या गाड़े जाते थे, आभूषण गाड़े जाते थे। बैल की आकृति कैसी है, टेरिकोटा पद्धति में बैल की आकृति है। यहाँ पर उद्योग किसका उद्योग है, तांबे का उद्योग है। देखिए यहाँ के लोग जो हैं कृषि से परिचित थे, किससे परिचित थे, कृषि से परिचित थे। यहाँ के लोग जो हैं रंगाई छपाई से भी परिचित हैं, रंगाई छपाई से परिचित हैं। रंगाई छपाई से भी परिचित हैं। आगे देखें कि ये अपरिचित में इसका कोई उल्लेख नहीं मिला है कि यहाँ पर किस अपरिचित थे। आगे हम देखें तो यहाँ पर 40 फुट एक खुदाई की गई थी। 40 फुट खुदाई से प्राप्त हुआ है कि ये बस्ती 8 बार, कितनी बार बनी है, 8 बार बनी है, और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। 40 फुट खुदाई से कितनी बार, 8 बार बनने व उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। कितनी बार, 8 बार बनने व 8 बार उजड़ने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, आहट सभ्यता से। देखिए एक बार और देखें आहट सभ्यता को। आहट सभ्यता कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। आहट सभ्यता कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। ये नदी कौन कौन सी है, आयन नदी, बेड़च नदी, बनास नदी। कौन सी सभ्यता है, ताम्रयुगीन व लौहयुगीन सभ्यता है। प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, आगाट, दुर्ग। उपनाम क्या क्या है इसके, बनास सभ्यता, बनास संस्कृति। बनास संस्कृति बताने वाले कौन है, धीरजलाल सांकलिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। आगे देखें इसका उत्खनन कार्य किसने किया है, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने कब किया है, 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम उत्खनन किया था। उसके बाद में हम देखें धूलकोट का व्यापक उत्खनन किसने किया है, रतन चंद्र अग्रवाल ने कब किया, 1954 ईस्वी को। बाद में हमने देखा 1961-62 ईस्वी में इसका उत्खनन किसने किया है, वीएन मिश्रा व सांकलिया ने किया है। राजस्थान की तरफ से कौन कौन गए थे, विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती गए थे। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान जो है उसकी प्रमुख सभ्यता का केंद्र रहा है। ये ना यह जो है 3 स्तरों में इस सभ्यता का उल्लेख हुआ है। 3 स्तर कौन कौन से हैं, स्टपेक। प्रथम स्तर में क्या मिला था, यहाँ पर स्टपेक पत्थर जो कि औजार बनाने के काम आ रहा है। द्वितीय स्तर में यहाँ पर क्या मिला है, लोहा, कांस्य व तांबे के उपकरण मिले हैं। तीसरे स्तर में यहाँ से क्या मिले हैं, मृदवाड़ मिले हैं, जहाँ से लोहा प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो मकान मिले हैं ना, वो मकान मिले हैं आयताकार, जो कि कच्ची ईंटों से निर्मित है। सामूहिक भोजन व्यवस्था है। एक घर में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, अधिकतम 6 चूल्हे मिले हैं, और एक चूल्हे पर हथेली के निशान भी मिले हैं। यहाँ पर गोरेवा कोठे मिले हैं, गोरेवा कोठे मिले हैं। गोरेवा कोठे क्या चीज़ है, अनाज बनने के मृदवाण है, जो कि लाल व काले रंग के हैं। यहाँ से यूनानी मुद्रा व मोहरें भी मिली हैं, 6 यूनानी मुद्रा और 3 मोहरें मिली हैं। उद्योग किसका था, यहाँ पर तांबे का उद्योग था। तांबे के उपकरण मिले हैं, तांबे के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, गलानी की भट्टी मिली है। यहाँ से बैल की आकृति मिली है, टेरिकोटा पद्धति में बैल की आकृति मिली है। यहाँ पर जो अंतिम संस्कार होता था ना, वो अंतिम संस्कार के साथ में आभूषण डालते थे। क्या डालते थे, आभूषण। यहाँ पर जो अंतिम संस्कार होता था उसका सिर उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ करते थे। ये कृषि से भी परिचित थे, ये रंगाई छपाई से भी परिचित थे। 40 फुट खुदाई से इसका निर्माण 8 बार बनने व 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। देखिए गणेश्वर सभ्यता का स्थान कहाँ है, नीम का थाना सीकर में। गणेश्वर सभ्यता का स्थान कहाँ पर है, नीम का थाना सीकर। ये कौन सी नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे। इसके उपनाम कौन कौन से हैं, इसके जो उपनाम है
उपनामों में देखेंगे सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। सबसे पहले हम क्या याद कर लें, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। उसके बाद में देखें, इसे हम ताम संचयी सभ्यता भी कहते हैं। ताम संचयी सभ्यता भी कहते हैं। इसे हम पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। देखिए, नीम गणेशोर सभ्यता पढ़ रहे हैं। स्थान कौन सा है? नीम का थाना। सीकर, सीकर नहीं, अब तो नीम का थाना अलग जिला बन गया है, तो नीम का थाना ही पढ़ेंगे, सीकर नहीं पढ़ना है। देखिए, स्थान कौन सा है? नीम का थाना। नदी कौन सी है? कांतली नदी। उपनाम कौन कौन से हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम संचयी सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर। आगे देखें, इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है रतन चंद्र अग्रवाल ने। और रतन चंद्र अग्रवाल ने ही किसकी खोज की थी? धूलकूट की। रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने किसकी खोज की है? गणेशोर सभ्यता की। और सर्वप्रथम खोज कब की थी? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में इसकी खोज की है। इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार। और इसका उत्खनन कार्य कब किया गया है? उत्खनन किया गया 1977 ईस्वी में। इसका रेडियो कार्बन पद्धति से समय ज्ञात किया है, तो 2800 ईसवा पूर्व बताया गया है। 2800 ईसा पूर्व बताया गया है। देखिए, कौन सी सभ्यता है? गणेशोर सभ्यता। स्थान कौन सा है? नीम का थाना। नदी कौन सी है? कांतली नदी। उपनाम क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम संचयी सभ्यता, पुरातत्व का पुरस्कार। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी और क्या है? ताम्र संचयी सभ्यता। और क्या है? पुरातत्व का पुरस्कार, पुरातत्व का पुरस्कार। आगे हमने देखा, सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। और सर्वप्रथम खोज कब की है? 1972 ईस्वी को। उत्खननकर्ता कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। इसका समय कब रहा है? 2800 ईसा पूर्व में। देखें अब इसकी प्रमुख विशेषताएं। यहाँ से क्या क्या मिले? यहाँ से ताम्र उपकरण मिले, तांबे के उपकरण मिले। और तांबे के उपकरण कौन कौन से मिले? यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। यहाँ से हमें तांबे के फारसे मिले हैं। यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ से हमें तांबे की मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली पकड़ने का कांटा मिला है। यहाँ से हमें तीर मिले हैं। यहीं से हमें सुइयाँ मिली हैं। और तांबे की सब, यहाँ से तांबे के बाली मिले हैं। तांबे की ताम्र पेन मिली हैं। तांबे की क्या मिले? ताम्र पेन। देखिए, ताम तांबे के सभी उपकरण हैं। चूड़ियाँ भी तांबे के हैं, फारसे भी तांबे के हैं, कुल्हाड़ी भी तांबे की है, मछली पकड़ने का कांटा भी तांबे का है, और तीर भी तांबे के हैं, सुइयाँ भी तांबे की हैं, बाले भी तांबे के हैं, और ताम्र पेन भी तांबे की है। मकान, मकान कैसे मिले हैं? मकान मिले हैं यहाँ पर पत्थरों से निर्मित, पत्थरों से निर्मित मकान मिले। मकान कैसे मिले? पत्थरों से निर्मित मकान है। इन मकानों में ईंटों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। ईंटों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। हमने पिछली सभ्यता में कौन सी सभ्यता देखी थी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में मकान कैसे थे? आयताकार मकान थे और कच्ची ईंटों के मकान थे। लेकिन यहाँ पर
गणेश्वर सभ्यता कैसी है, ईंटों का प्रयोग ही नहीं हुआ। किसका प्रयोग हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अब जो मृदवाण मिले ना, मृदवाण क्या है, अनाज रखने के वाले बर्तन, अनाज, जिन्हें आर्य सभ्यता में क्या बोल रहे हैं, गोरे व कोठे, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कृपण वर्णी, कृपण वर्णी, कृपण वर्णी मृदवाण, कृपण वर्णी मृदवाण। आगे सभ्यता तो नगरीय सभ्यता आ गई, एक बार और देख लें इसे। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, नीम का थाना में। नदी कौन सी है, कांतले नदी। इसके उपनाम कौन कौन से हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम संचयी सभ्यता और पुरातत्व का पुरस्कार। क्या है, पुरातत्व का पुरस्कार। आगे हम देखें इसकी खोज किसने की है, रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसके उत्खननकर्ता कौन है, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। विजय कुमार कब किया, 1977 ईस्वी में। खोज कब की थी, 1972 ईस्वी में। इसका काल कब है, 2800 ईस्वा पूर्व से, रख दें 2800 ईस्वा पूर्व से। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, फारसे हैं, कुल्हाड़ी हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, तीर मिली हैं, सुइयाँ मिले हैं, बाली मिले हैं, ताम्रपिन मिले हैं। मकान, यहाँ पर मकान कैसे मिले हैं, पत्थरों से निर्मित मकान मिले हैं, और जिनमें ईंटों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर जो मृदवाण मिले हैं ना, वो कैसे मृदवाण है, कृपणवर्णी मृदवाण मिले हैं। आगे है नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, नगरी सभ्यता। और नगरी सभ्यता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। नगरी जो सभ्यता है ना, ये कौन सी नदी के किनारे है, बेडच नदी के। अभी हमने एक और देखा था, बेडच नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता। और इसके उपनाम क्या क्या हैं, हम कौन सी नदी सभ्यता पढ़ रहे हैं, चित्तौड़गढ़ सभ्यता। नदी कौन सी है, बेडच नदी। नदी कौन सी है, बेडच नदी। और इसी को हम मध्यमेका भी बोलते हैं। उपनाम में क्या है, मध्यमेका व नगरी। मध्यमेका नहीं, माध्यमेका, मध्य माध्यमिका। उपनाम में क्या है, माध्यमिका। देखिए इसके उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता है D.R. भंडारकर। कौन भैया, D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर इसके क्या है, उत्खनन करता है। उत्खनन करता कौन है, D.R. भंडारकर। और उन्होंने उत्खनन कब किया है, 1904 ईस्वी को। 1904 में D.R. भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। नगरी सभ्यता में बस हमें इतना ही याद रखना है। स्थान कौन सा है, चित्तौड़गढ़। नदी कौन सी है, बेडच नदी। उपनाम क्या है, मध्यमेका। उत्खनन करता कौन है, D.R. भंडारकर। आगे देखें बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता की नदी कौन सी है, पहले तो बागोर सभ्यता का स्थान ही देखें। स्थान कौन सा है, भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता का स्थान भीलवाड़ा। नदी कौन सी है, कोठारी नदी, कोठारी नदी। इसका अगर उपनाम देखें तो इसे ही बोलते हैं महासतियों का टीला, महासतियों का टीला, महासतियों का टीला बोलते हैं। इसमें ये आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। किसके समान, इसी में आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले थे। कौन सी सभ्यता के, आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले। यहाँ पर उत्खननकर्ता कौन थे, यहाँ पर उत्खननकर्ता है डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। व एक और हैं L.S. लेसनिक, L.S. लेसनिक। आगे सभ्यता का नाम है और रेड सभ्यता, जो कि कहाँ पर है, टोंक में, जो कि कहाँ पर स्थित है, टोंक में। अगर नदी की बात करें तो नदी है ढील नदी। नदी कौन सी है, ढील। और यहाँ पर उत्खननकर्ता कौन कौन है, दो दो यहाँ के उत्खननकर्ता हैं, जिनका नाम है दयाराम साहनी, दयाराम
सानी, क्या नाम रहेगा, दयाराम सानी। और केदारनाथपुरी, केदारनाथपुरी। देखिए स्थान कहाँ पर है, टोंक में। नदी कौन सी है, डील। उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम सानी और केदारनाथपुरी। और कब उत्खनन किया है, 1938 से 40 ईस्वी में। अगर इसके उपनाम की बात करें तो राजस्थान का टाटानगर, क्या उपनाम हो जाएगा, राजस्थान का टाटानगर, ये इसका उपनाम हो जाएगा। सभ्यता कौन सी पढ़ रहे हैं, रेड सभ्यता। रेड सभ्यता कौन से स्थान पर है, टोंक जिले में है। नदी कौन सी है, डील नदी है। राजस्थान का क्या बोलते हैं, टाटानगर बोलते हैं, इसे ही राजस्थान का टाटानगर बोलते हैं। और उत्खनन करता कौन कौन है, एक है दयाराम सानी और एक है केदारनाथपुरी। दयाराम सानी और केदारनाथपुरी, दयाराम सानी इन्होंने उत्खनन कब किया है, 1938 से 40 ईस्वी में। आगे देखें यहाँ की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। देखिए यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, और सिक्के कौन से गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, मालव गणराज्य के, मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लौह सामग्री भी प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, लौह सामग्री भी प्राप्त हुई है, कहाँ से, रेड से। और यहाँ से चांदी की आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और ये मुद्राएं कितनी है, 3075, 3075 मुद्रा प्राप्त हुई है चांदी की। और जो चांदी की 3075 मुद्रा प्राप्त हुई है ना, ये एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा भंडार है सिक्कों का एशिया में। और भारत में अब तक एक ही स्थान पर सर्वाधिक चांदी के पंचमार्क सिक्के पाए हैं। जो भारत में सर्वाधिक पंचमार्क सिक्के भी यहीं से पाए गए हैं। भारत में सर्वाधिक पंचमार्क सिक्के भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रेड सभ्यता से। आगे देखें यहाँ पर जो मथुरा कला है ना, तो मथुरा कला की मूर्तियां मिली हैं। मथुरा कला की क्या मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां मिली हैं किसकी, मथुरा कला की, मथुरा कला की मूर्तियां मिली हैं। और यहाँ की जो इमारतें भी आलीशान इमारतें, कैसी इमारतें, इमारतें कैसी हैं, आलीशान इमारत। देखिए और यहाँ पर एक सिक्का मिला है, क्या मिला है, एक सिक्का और मिला है, जो कि अपोलोड्स का सिक्का है, अपोलोड्स का सिक्का है। किसका सिक्का है, अपोलोड्स का सिक्का है। देखिए कौन सी सभ्यता पढ़ी है अभी हमने, अभी पढ़ी थी हमने रेड सभ्यता। रेड सभ्यता का स्थान कहाँ पर है, टोंक में। नदी कौन सी है, डील नदी। उपनाम क्या है, राजस्थान का टाटानगर। और इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, दयाराम सानी और केदारनाथपुरी। आगे देखें इसके सिक्के कहाँ के मिले, मालव गणराज्य के सिक्के। यहाँ से लौह सामग्री भी प्राप्त हुई है। यहाँ से चांदी का आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो कि कितनी है, 3075। एशिया में सिक्कों का अब तक का सबसे बड़ा भंडार मिला है। और पंचमार्क सिक्के भी यहीं से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मूर्तियों पर मथुरा कला मिली है, मथुरा की कला मिली है। और यहाँ की जो इमारतें वे कैसी इमारतें, आलीशान इमारतें। यहाँ से अपोलोड्स का सिक्का भी मिला है, इसका सिक्का मिला है अपोलोड्स का। आगे देखें रंग महल। रंग महल कहाँ पर है, रंग महल हनुमानगढ़ में। रंग महल कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। और ये कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। और इसे ही क्या बोलते हैं, घग्गर नदी। हम सरस्वती नदी को ही क्या बोलते हैं, घग्गर नदी।
सरस्वती नदी को ही हम क्या बोलेंगे, घग्गर नदी बोलेंगे। अब देखिए ये रंगमहल जो सभ्यता है ना, इसका उपनाम की अगर हम बात करें तो इसमें ना अ, उपनाम में सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और बात करें इसमें कुषाणकालीन सभ्यता भी है, कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कुषाणकालीन सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। अगर इसके काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व है, 1000 ईसा पूर्व इसका काल रहा है। देखिए रंगमहल सभ्यता है, स्थान कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। नदी कौन सी है, सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी या द्विस्वती नदी या नट नदी या मृत नदी। उपनाम, उपनाम में देखें सैंधव सभ्यता के शीशे अवशेष मिले हैं, कुषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष भी मिले हैं। काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व इसका काल है। अगर इसके उत्खनन करता देखें तो उत्खनन करता है डॉक्टर हन्ना रेड। उत्खनन करता कौन है, डॉक्टर हन्ना रेड। ये कब है, 1952 से 54 तक, 1952 ईस्वी से 1954 ईस्वी में तक के इसका उत्खनन किया था। किसने किया था, डॉक्टर हन्ना रेड्डी ने किया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें तो यहाँ पर जो मृण मूर्तियां मिली हैं ना, वे गंधार शैली में मिली हैं। गंधार शैली में क्या मिला है, मृण मूर्तियां मिली हैं। मृण मूर्तियां मिली हैं किसमें, गंधार शैली में। और यहाँ पर कुछ पंचमार के सिक्के मिले हैं, पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं, है ना। और यहाँ का मुख्य भोजन क्या है, यहाँ का मुख्य भोजन है चावल। मुख्य भोजन क्या है यहाँ का, चावल। आगे दूसरी है, हमने कौन सी सभ्यता पढ़ी, रंगमहल सभ्यता। और रंगमहल सभ्यता में क्या है, रंगमहल सभ्यता कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में। नदी कौन सी है, सरस्वती नदी या घग्गर नदी। उपनाम में देखें तो सैंधव सभ्यता के अवशेष हैं और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसका काल क्या है, 1000 ईस्वी पूर्व का इसका काल रहा है। उत्खनन करता कौन है, डॉक्टर हन्ना रेड्डी इसके उत्खनन करता है 1952 से 54 तक। प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, मृण मूर्तियां मिली हैं, पंचमार्क सिक्के मिले हैं और मुख्य भोजन क्या है इसका, चावल इसका मुख्य भोजन है। आगे देखिए पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा का स्थान कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। स्थान देखें, हनुमानगढ़ में स्थान है। नदी की बात करें तो नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी या फिर कौन सी नदी, घग्गर नदी। घग्गर नदी। यहाँ पर अगर हम देखें अवशेष किसके मिले हैं, सिंधु सभ्यता के अवशेष हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का घड़ा मिला है, विशेष प्रकार का क्या मिला है, घड़ा मिला है। और यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर मिला है, बाबा रामदेव का मंदिर मिला है। और यहाँ पर पीपल के वृक्ष के प्रमाण मिले हैं। कौन से वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के प्रमाण मिले हैं। देखिए हमने कौन सी सभ्यता पढ़ी है, पीलीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। और कौन सी नदी है, घग्गर नदी। अवशेष किसके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के। और यहाँ पर कैसे प्रकार का घड़ा मिला है, एक विशेष प्रकार का घड़ा है। मंदिर कौन सा है, बाबा रामदेव मंदिर। और वृक्ष कौन सा मिला है, पीपल का वृक्ष। अगली है वैराट सभ्यता या फिर विराट सभ्यता, जो कि कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। नदी की बात करें तो नदी है बाणगंगा। नदी कौन सी है, बाणगंगा या फिर ताला नदी। इसी को क्या नाम बोलते हैं, ताला नदी। या फिर क्या है, अर्जुन की गंगा।
तीनों में से हम कुछ भी नाम याद कर सकते हैं। अर्जुन की गंगा। अगर इसके उपनाम की बात करें तो उपनाम क्या है? मत्स्य जनपद की राजधानी। क्या है? मत्स्य जनपद की राजधानी कैसे बोलते हैं? विराटनगर को ही बोलते हैं मत्स्य जनपद की राजधानी। उत्खननकर्ता देखें, देखिए उत्खननकर्ता में कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी इसके उत्खनन करते हैं। और कब से कब तक? 1936 से 37 ईस्वी तक। 1936 से 37 ईस्वी तक राय बहादुर दयाराम साहनी कौन रहे? उत्खनन करता रहे। और इसी का उत्खनन 1962 से 63 में किसने करवाया है? नील रतन बनर्जी ने। नील रतन बनर्जी ने करवाया। 36 से 37 तक किसने करवाया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और 62-63 में किसने करवाया? नील रतन बनर्जी ने। आगे देखें, यहाँ से हमें बाबरू के शिलालेख मिले हैं, यानी अशोक के शिलालेख मिले हैं। और कितने शिलालेख मिले हैं? 2। हाँ, बाबरू का शिलालेख बोलें या अशोक का शिलालेख बोलें, तो जो फर्स्ट शिलालेख है उसकी खोज की थी कैप्टन रॉबर्ट ने। फर्स्ट शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन रॉबर्ट ने। कैप्टन रॉबर्ट ने। और कब की थी खोज? खोज की थी 1837 ईस्वी में। मतलब ये इसी में खोजकर्ता कौन है? कैप्टन रॉबर्ट। ये जो बाबरू का शिलालेख है ना, ये फिलहाल कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? कोलकाता संग्रहालय में। कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। और कब से? 1840 ईस्वी से यह कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। और ये जो बाबरू का शिलालेख है ना, ये ब्रूस्टो फीदन शैली में खुदा हुआ है। कौन सी शैली? ब्रूस्टो फूदन शैली। ब्रूस्टो फूदन शैली में खुदा हुआ है। इसके नीचे ब्राह्मी लिपि में एक शब्द, 3 शब्द लिखे हुए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। क्या लिखे हुए हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। 3 शब्द लिखे हुए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इसी शिलालेख में गौत्या पर प्रतिबिंब है। गौत्या पर क्या है? प्रतिबिंब है। और इसी शिलालेख में गौतम बुद्ध की अस्थियों का भी उल्लेख मिला है। देखिए बाबरू का शिलालेख है। खोजकर्ता कौन है? कैप्टन रॉबर्ट। कब की थी खोज? 1837 ईस्वी में। ये अब कहाँ रखा हुआ है? कोलकाता संग्रहालय 1840 ईस्वी से रखा हुआ है। ये जो शिलालेख है किस शैली में गुदा हुआ है? ब्रूस्टो फूदन शैली में गुदा हुआ है। इसके नीचे कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में 3 शब्द लिखे हुए हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। इसमें गौत्या पर प्रतिबिंब लगाया गया है और गौतम बुद्ध की अस्थियों का भी उल्लेख है। आगे देखते हैं अशोक का शिलालेख। सेकंड जो शिलालेख है उसमें क्या है? उसकी खोज 1871-72 में की थी। कब की थी? 1871-72 में। और खोजकर्ता कौन थे? कालाइल। खोजकर्ता कौन थे? कालाइल। कालाइल ने इसका खोज की थी। और भारत में सर्वप्रथम मंदिर के जो अवशेष है ना, वो बाबरू के शिलालेख से ही मिलते हैं। भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष कहाँ से मिलेंगे? अशोक के शिलालेख से ही मिलेंगे। अगली देखिए, अगली सभ्यता है सोनारी सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है? सोनारी सभ्यता, जो कि कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू जिले में। ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। ये कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। और इसका जो काल है, इसका जो समय है, वो कब से कब तक रहा है? इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से पहले का रहा है।
स्थान कहाँ पर है? झुंझुनू में। उत्खनन कार्य किसने किया था? 1980-81 में। कब हुआ उत्खनन कार्य? 1980 से 81 में। किसने किया था? राजस्थान पुरातत्व विभाग ने। राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा, राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। और यहाँ से मिला क्या है? यहाँ से मिली है लोहा की भट्टियां, लोहे को गलाने की भट्टियां मिली हैं, गलाने की भट्टी। बस। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। स्थान कहाँ पर है? झुंझुनू। उसका समय क्या रहा है? 2500 ईसा पूर्व से। यहाँ से कुषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कैसे? कुषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, कुषाण कालीन अवशेष। राजस्थान पुरातत्व विभाग ने सन 1980-81 में इसका क्या किया था? उत्खनन कार्य। यहाँ पर गलानी की भट्टी मिली है। आगे देखें बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बालाथल सभ्यता। और है कहाँ पर? उदयपुर में। बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। देखिए इसका बालाथल सभ्यता का काल का कब का है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता के काल की है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। आगे देखें इसका उत्खनन कार्य किसने किया है? तो उत्खनन कार्य किया है वी एन मिश्र ने। वी एन मिश्र ने इसका उत्खनन कार्य किया है। और कब किया? 1993 ईस्वी को। 1993 ईस्वी को। यहाँ से किस सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। आहड़ सभ्यता के समान। बालाथल सभ्यता है कौन सी जगह पर है? उदयपुर में। काल क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता का काल है। और उत्खनन कार्य किसने किया? वी एन मिश्र ने। कब किया था? 1993 ईस्वी को। किस सभ्यता के समान है? आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। अब यहाँ की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? यहाँ से एक बुना हुआ वस्त्र मिला है। वस्त्र कैसा मिला है? बुना हुआ। बुना हुआ वस्त्र मिला है। और क्या मिला है? यहाँ गाय व बैलों की मृण मूर्ति मिली है, मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली है। गाय व बैल की, गाय व बैल की क्या मिली है? मृण मूर्तियां मिली हैं। यहाँ पर एक 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। कितने वर्ष पुराना? 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जो भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण है। कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण। कौन से रोग का? कुष्ठ रोग का सबसे पुराना। 4000 वर्ष पुराना है, कुष्ठ रोग का सबसे पुराना है। यहाँ पर जो दुर्ग है ना, दुर्ग जैसी इमारत मिली है। और एक सबसे बड़ा कमरा मिला है, 11 कमरों का भवन। 11 कमरों का भवन मिला है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 11 कमरों का भवन कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो बुर्जी मिली है ना, वे कैसी मूर्ति बुर्जियाँ मिली हैं? आयताकार बुर्जी मिली हैं। देखिए बालाथल सभ्यता स्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। काल क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता का काल है। उत्खनन करता कौन है? वी एन मिश्र। 1993 ईस्वी में। किस सभ्यता के समान? आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। यहाँ से वस्त्र मिला है, बना हुआ वस्त्र। मृण मूर्तियाँ बनी हैं गाय व बैल की। कंकाल मिला है 4000 वर्ष पुराना। और 11 कमरों का एक भवन मिला है। और यहाँ से क्या मिला? आयताकार बुर्जियाँ मिली हैं। अगली है ओजियाना। ओजियाना सभ्यता, जो कि कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। ओजियाना सभ्यता कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। इसका उत्खनन कार्य किसने किया है? बी आर मीणा ने। बी आर मीणा ने इसका उत्खनन कार्य किया है। और इसका जो उत्खनन कार्य था वो सन 2000 में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर गाय व बैलों की मृण मूर्ति मिली है।
मृड मूर्ति मिली है, मतलब गाय व बैल की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। और यहाँ पर डीलक्स टाइप वेयर मृद भांड मिले हैं। मृद भांड कैसे मिले हैं? डीलक्स टाइप, डीलक्स टाइप क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं। अगली सभ्यता देखें, कोराना सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है? कोराना सभ्यता, जो कि कहाँ पर स्थित है? परवत्सर में, परवत्सर में स्थित है। यहाँ से 103 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और ये कब प्राप्त हुए थे? 1934 ईस्वी को। सन 1934 ईस्वी में 103 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इस सभ्यता को कहा क्या जाता है? तांबे औजारों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांबे औजारों की नगरी। तांबे औजारों की नगरी कहा जाता है। आगे देखें, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में ना होकर कहाँ है? जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ पर जो नदी कौन सी है? सावी नदी है। नदी कौन सी है? सावी नदी। यहाँ पर अवशेष किसके मिले हैं? मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन सभ्यताओं के क्या मिले हैं? अवशेष। अगली सभ्यता है नगर सभ्यता। नगर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले में। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? मालव नगर। मालव नगर इसका क्या है? प्राचीन नाम, जो कि हम क्या बोल सकते हैं? मालव गणराज्य की राजधानी थी। मालव गणराज्य की राजधानी। नगर सभ्यता जो टोंक है, इसके उत्खननकर्ता कौन है? एन के पुरी। एन के पुरी इसके उत्खननकर्ता हैं। और यहाँ से सिक्के प्राप्त किसके हुए हैं? वही पंचमार्ग से, पंचमार्ग सिक्के प्राप्त हुए हैं। और कौन से गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मालव गणराज्य के। मालव गणराज्य के सिक्के। यहाँ से मूर्तियां किसकी मिली हैं? यहाँ से मूर्ति मिली है माँ दुर्गा की। क्या? माँ दुर्गा की मूर्ति मिली है। देखिए, नगर सभ्यता का स्थान कहाँ पर है? टोंक में। इसका प्राचीन नाम क्या है? मालव नगर, जो कि मालव गणराज्य की राजधानी थी। उत्खननकर्ता कौन है? एन के पुरी। यहाँ से सिक्के किसके मिले हैं? मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। और मूर्तियाँ किसकी मिली हैं? माँ दुर्गा की मूर्ति मिली है। आगे है नौ सभ्यता। और नौ सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर में। नौ सभ्यता कहाँ पर है? भरतपुर में। और नदी कौन सी है? रूपारेल नदी। नदी कौन सी है यहाँ पर? और रूपारेल नदी। इसके उत्खननकर्ता कौन है? आरसी अग्रवाल। मतलब रतन चंद्र अग्रवाल इसके क्या है? उत्खननकर्ता, जो कि 1963-64 में इसका उत्खनन किया था। यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट मिली है। एक ईंट मिली है कैसी? जो कि पक्षी चित्रित है। अच्छी चित्रित ईंट मिली है। यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कितनी संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। अगला देखें, सौंधी सभ्यता। और सौंधी सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर में कौन सी सभ्यता है? सौंधी सभ्यता, जो कि कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अवशेष किसके मिले हैं? हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष। अवशेष किसके? हड़प्पा के। अब सौंधी सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया है? अमनानंद घोष ने। अमनानंद घोष ने।
और इसे क्या कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम। बताओ कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। अवशेष किसके मिले, हड़प्पा सभ्यता के। उत्खननकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। और इसको क्या कहा जाता है, कालीबंगा फर्स्ट कहा जाता है। अगली सभ्यता है बरौर सभ्यता, जो कि कहाँ पर स्थित है, गंगानगर में। यह कहाँ पर स्थित है, गंगानगर में। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग। राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने इसका उत्खनन किया है, जो कि कब किया था, 2003 ईस्वी में। अगर यहाँ पर अवशेष देखें तो किसके अवशेष मिले हैं, शहरी सभ्यता के या नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आगे देखिए, यहाँ पर मोहरें प्राप्त हुए, बटन के समान मोहरें मिली हैं। बटन के समान मोहरें मिली हैं। और यहाँ पर सिलखेड़ी मनके मिले हैं, जो कि कितने मिले हैं, 800। 800 सिलखेड़ी मनके मिले हैं। अगली सभ्यता है मलाह, जो कि कहाँ पर स्थित है, गनापच्छी बिहार में। गनापच्छी बिहार भरतपुर में स्थित है। आगे देखें, यहाँ पर किसके अवशेष मिले हैं, लौहकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लोहकालीन सभ्यता के अवशेष। लौहकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से ताम्र, हारपून व तलवारें भी मिली हैं। देखिए, मलाह से क्या क्या मिला है, गनापच्छी बिहार भरतपुर में स्थित है, जो कि लौहकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और यहीं से ताम्र, हारपून व तलवारें मिली हैं। अगली सभ्यता है करसव सभ्यता, जो कि कहाँ पर स्थित है, कोटा में। यहाँ से एक अभिलेख मिला है, और जो अभिलेख कब का है, 738 ईस्वी का। 738 ईस्वी का अभिलेख है, जो कि मौर्यकालीन राजा धवल के समान काल का है। जो कि मौर्यकालीन राजा धवल के काल का है। जिसकी जानकारी यह जो है ना, यह कौन सी जानकारी देता है, दो राज्यों की, दो मौर्य राज्यों की जानकारी देता है, कोटा व चित्तौड़गढ़। कोटा व चित्तौड़गढ़ दो मौर्य राजाओं की जानकारी देता है। अगला है बयाना, और बयाना सभ्यता कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में। भरतपुर में स्थित है। यहाँ से सिक्के मिले हैं, और किसके गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। यहाँ पर किसका, गुप्त काल का, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, सबसे बड़ा भंडार मिला है गुप्त काल के सिक्कों पर। यहाँ से नील की खेती की जाती थी। यहाँ किसकी खेती प्रसिद्ध थी, नील की खेती। नील की खेती प्रसिद्ध थी। आगे देखें, नैनवा, और नैनवा कहाँ पर स्थित है, बूंदी में। नैनवा सभ्यता कहाँ पर है, बूंदी में। यहाँ पर मूर्ति मिली है महिषासुर मर्दनी की। महिषासुर मर्दनी की क्या मिली है, मूर्ति। महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली है। अगली सभ्यता है गरदरा सभ्यता, जो कि कहाँ पर स्थित है, बूंदी में। अगर नदी की बात करें तो नदी कौन सी है, छजा नदी। छजा नदी, नदी कौन सी है, छजा नदी। यहाँ से पेंटिंग मिली है एक, बर्ड राइडिंग पेंटिंग। बर्ड राइडर और रॉक पेंटिंग मिली है। बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग मिली है, जो कि कब की है, कब मिली थी, 2003 ईस्वी में। कब मिली थी, 2003 ईस्वी में। कौन सी है, गरदड़ा, बूंदी में स्थित है।